तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने मुख के बारे में, जिससे हम लोग भोजन खाते हैं उसके बारे में। अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है वहाँ से पाचन चालू हो जाता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन जो है अमाशय में रहता है। अब बता, छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितने भाग होता है? 3 भाग होता है, जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, मैंने पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। भोजन जो है छोटी आंत में पूरा पूरा पच जाता है, ठीक है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार सिन्हा आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर फॉर बोर्ड एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि जो आपका ये नोट्स तैयार किया गया है फुल्ली NCERT पैटर्न पर तैयार किया गया है, ठीक है। फुल्ली NCERT पर तैयार किया गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका नोट तैयार किया गया है विथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, जिससे अगर आप बायोलॉजी का 9 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका 25 नंबर कवर हो जाता है। और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे हम, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और डेफिनेशन, परिभाषा भी हम बताएंगे हम। और ये जो नोट्स तैयार किया गया आपका फुल्ली NCERT, ठीक है, फुल्ली NCERT ये नोट्स तैयार किया गया है। तो हम लोग जो है बायोलॉजी का 9 चैप्टर है बारी बारी से हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छा तरीका से समझाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको हम व्हाट्सअप नंबर देंगे लास्ट में, और उसी नंबर पे आप जो है ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आपको PDF हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को आप अच्छी तरीक़ा से देखिएगा, हेडफोन लगाकर, बहुत ही मज़ा आएगा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पौधों और प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पोषण क्या है, ठीक है। तो पौधों और प्राणियों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पौधों और प्राणियों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे और प्राणी पोषण ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, भोजन करना ही पोषण कहलाता है, भोजन करना ही पोषण कहलाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आपको बता दें इसके बाद कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक क्या होता है? स्वपोषण। और बता दिया आपको, एक होता है विषम पोषण। एक क्या होता है? विषम पोषण, ठीक है, विषम पोषण। तो पहले आपको इस दोनों के बारे में समझा देते हैं। सिंपल सी बात है ना कि स्वपोषण किसे कहेंगे? वैसे सजीव जो अपना पोषण के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। वैसा सजीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव के द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। फिर से रिवीजन करते हैं। वैसे सजीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव के द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं विषम पोषण क्या है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा कि वैसा सजीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर करता है उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। और विषम पोषी जीव के द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो विषम पोषण और स्वपोषण आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात ये भी बता दें आपको कि स्वपोषण 2 प्रकार के होता है। एक होता है रासायनिक स्वपोषण, एक होता है प्रकाशीय स्वपोषण। तो वहाँ से आपको ये पूछा जाएगा
कि यहाँ पर ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये सारे स्वपोषण करता है। आपका स्वपोषण की एग्जाम्पल क्या क्या है? फेरोमोनास, सल्फोमोनास, जीवाणु, प्रोटिस्टा और पेड़ पौधा, ये सभी स्वपोषण करता है, अपने पोषण के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है, रासायनिक स्वपोषण और प्रकाशीय स्वपोषण। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, फेरोमोनास और सल्फोमोनास जो है रासायनिक स्वपोषण करता है, और ये जीवाणु, प्रोटिस्टा और पेड़ पौधा जो है ये प्रकाशीय स्वपोषण करता है। तो आप ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रासायनिक स्वपोषण के उदाहरण कौन है, तो फेरोमोनास और सल्फोमोनास, ठीक है। और प्रकाशीय स्वपोषण के उदाहरण कौन है, तो जीवाणु और प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रकाशीय स्वपोषण के मतलब बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपने पोषण की प्राप्ति करती है। और बता दें आपको कि विषम पोषण के बारे में अभी आपको बताएं, विषम पोषण किसे कहते हैं। तो विषम पोषण के बारे में अभी आपको बताएं कि वैसे सजीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर करता है उसे विषम पोषी जीव कहते हैं। और विषम पोषी सजीव के द्वारा पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को विषम पोषण कहते हैं। तो विषम पोषी जीव कौन कौन है, तो याद रखिएगा अमीबा और फीता कृमि। अमीबा और फीता कृमि जो है विषम पोषण करता है, मतलब कि अपने पोषण के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है, ठीक है। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आगे है कि वाष्पोत्सर्जन को कम कौन करता है। तो पौधे के पत्ता में एक होता है क्यूटिकल नामक आवरण। क्यूटिकल नामक आवरण जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, याद रखिएगा। क्यूटिकल नामक आवरण जो है पौधे में वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, ठीक है। और अब देखिए आगे एक अगला पॉइंट आपका है कि वाष्पोत्सर्जन और श्वसन दोनों के अंग कौन है, स्टोमाटा। वाष्पोत्सर्जन और श्वसन दोनों के अंग कौन है, तो स्टोमाटा, जो बोल सकते हैं कि ये पत्ता का ही अंग है, ठीक है। वायुरंध्र इसको बोल सकते हैं, इसको हिंदी में स्टोमाटा का हिंदी होता है वायुरंध्र, ठीक है। अब आपको समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। अब आपको समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O प्रतिक्रिया करती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सिंपल सी परिभाषा है कि जब हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 एवं H2O प्रतिक्रिया करती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण की प्राप्ति करती है, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण का। तो याद रखिएगा, अभी बताया आपको कि CO2 और H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल जब रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है ना, तो इसके उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस बनता है, उसके बाद जल बनता है। तो रिएक्शन को याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जाता है इस रिएक्शन से, ठीक है। और समझते हैं ये रिएक्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को लिखिए, अब याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको हमें बैलेंस किए हैं, तो यहाँ 6 हो गया, 12 हो गया, और फिर 6 हो गया, 6 हो गया। तो अब इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, बैलेंस वाले को भी। अब देखिए जानते हैं इसी रिएक्शन में कि प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति होती है किससे, तो जल से होती है। जो ऑक्सीजन आपका गैस है ये कहाँ से निकलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो जल से होती है। याद रखिए किससे होती है, जल से। जल से O2 की उत्पत्ति होती है, ये जल से उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पौधे जो है वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, सबसे पहले किसने कहा था। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कहा था जेन सिनेवियर ने। किसने कहा था, 1782 में जेन सिनेवियर ने कहा था कि पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। सबसे पहले 1782 में किसने कहा था, जेन सिनेवियर ने कहा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है कि प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है।
प्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवा के गणना में होती है, हरित लवा के गणना में होती है। और अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवा के स्ट्रोमा में होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवा के स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए अब अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि अभी आपको मैंने बताया अप्रकाशीय प्रतिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अगला पॉइंट है कि पौधों का पत्ता का रंग होता है हरा, किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पौधे के पत्ते का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में ABCD आदि में सबसे प्रमुख क्लोरोफिल कौन है? तो क्लोरोफिल ए। देखिए क्लोरोफिल भी कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इस प्रकार से। लेकिन सबसे प्रमुख क्लोरोफिल कौन है पूछ सकता है आपकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल ए जो है सबसे प्रमुख क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल ए सबसे प्रमुख क्लोरोफिल है, ठीक है। और देखिए अगला जो पॉइंट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारक की आवश्यकता है, वो कौन कौन है? देखिए आपका 4 कारक कौन कौन है। तो सबसे पहला जल, तो जल जो है पौधे कहाँ से प्राप्त करता है? तो इसे सबसे पहला आपका CO2 है, CO2 को पौधा इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल, इस पौधे से इसे भी वायुमंडल से प्राप्त करता है। क्लोरोफिल यह पौधे की पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो पौधे की पत्ती में पाया जाता है। और बात करें H2O की, अगर बात करें तो H2O की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे पौधे जमीन से जल को जाइलम ऊतक के द्वारा प्राप्त करता है। पौधे जो है जाइलम ऊतक के द्वारा जमीन से जल को प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधों में जल प्राप्ति किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03% है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण कारक या सीमांत कारक किसे कहा जाता है? तो CO2 को। CO2 को प्रकाश संश्लेषण का सीमांत कारक या नियंत्रण कारक कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखिए क्या है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिएगा अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि पौधों का रसोई घर क्या है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन तथा CO2 का ऑक्सीकरण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पूछेगा क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण में किसका उपचयन होता है? तो जल का। किसका ऑक्सीकरण होता है? तो CO2 का, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब किसका होता है? तो CO2 का। अगला पॉइंट हमारा है क्या, देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक अवशोषण किसका होता है? लाल रंग का। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक अवशोषण किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा लाल रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ठीक है। अगर बात करें अगले पॉइंट की ओर तो यहाँ देखिए कीटभक्षी पौधा कौन कौन है? तो याद रखिएगा कि 2 पौधा है जो कीटभक्षी है, कीटों का भक्षण करता है, कीटों का भक्षण करके अपना पोषण की प्राप्ति करता है। तो याद रखिएगा निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया। निपेंथिस और यूट्रिकुलेरिया 2 ऐसे पौधा है जो कीटभक्षी है, मतलब कि कीटों का भक्षण करता है और पोषण की प्राप्ति होती है, मतलब उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं घटती है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग का अगला पॉइंट है, देखिए क्या है, मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में। मैंने अभी पढ़ा पौधों में पोषण के बारे में, अभी हम लोग पढ़ लिए। आप पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में अगर बात करें
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं व्यूकल कैविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने मुख के बारे में, जिससे हम लोग भोजन खाते हैं उसके बारे में। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पाचन तंत्र में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से। जैसे हम लोग मुंह में भोजन लेते हैं वहीं से मुंह भोजन पचना शुरू हो जाता है, इस बात का याद रखिएगा। मतलब कि पाचन तंत्र में भोजन का पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, तो याद रखिएगा मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि पूरे जीवन काल में बामन दांत जन्म लेता है, जिसमें 20 दांत अस्थायी होता है, मतलब कभी टूटता नहीं है, और अस्थायी होता है मतलब टूट जाता है, अस्थायी होता है, इसे ही दूध का दांत कहा जाता है, और 32 दांत अस्थायी होता है। याद रखिएगा कि हम लोगों के जीवन काल में 20 दांत टूटता है, दोबारा जन्म लेता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, और अस्थायी कितने होते हैं, तो 32 होते हैं। याद रखिएगा कितने होते हैं, 32 अस्थायी। पूरे जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जन्म लेते हैं, याद रखिएगा 52 दांत जन्म लेते हैं, ठीक है। 20 टूट जाते हैं जो, अब 32 ऐसे रहते हैं जो, तो 32 सब 20 कितना, 52 दांत हो गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, विकसित अवस्था में हमारे मुख में कुल 32 दांत पाया जाता है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि 4 दांत कौन कौन है, इसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। 4 दांत कौन कौन है इसके बारे में आपको आप बताते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं कि विकसित अवस्था में 4 दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इंसीजर को कुतरने वाला दांत कहा जाता है, इंसीजर को कुतरने वाला दांत कहा जाता है, और इसकी कुल संख्या 8 होती है, मतलब 4 को ऊपर होता है, 4 को नीचे होता है, ठीक है। कैनान की बात करें तो कैनान को चीरने वाला दांत कहा जाता है, इसकी कुल संख्या होती है 4, 2 को ऊपर होता है, 2 को नीचे होता है। प्रीमोलर की बात करें तो भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, और इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। मोलर की बात करें, यह पीसने वाला दांत है, भोजन को पीस देता है आटा की तरह, ठीक है। इसकी संख्या 12 होती है, 6 ऊपर होता है और 6 नीचे होता है, इस प्रकार से टोटल 32 हो गया। और यहाँ पर नोट याद रखिएगा, बच्चों के दांत में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों के दांत में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, यानी कि बच्चों में मोलर की कुल संख्या 8 होती है, बच्चों में मोलर 8 ही होता है, बच्चों में मोलर 8 होता है, बच्चों में मोलर 8, हम लोग में 12 होता है, मतलब कि बड़ों में होता है 12। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रीमोलर नहीं होता है। प्रीमोलर के मतलब अगर बोलें, प्रीमोलर के मतलब बोले कि बच्चा में 8 को प्रीमोलर नहीं होता है और 4 को मोलर नहीं होता है, यानी कि 12 दांत नहीं होता है, यानी बच्चा में 20 दांत ही होता है। बचपन में कितने दांत होते हैं, 20 दांत ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, क्या है कि दांत का सबसे बाहरी परत को इनामेल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। जीव के पाए जाने वाले रोइदांश रचना को पैपीला कहा जाता है, जीव के पाए जाने वाले रोइदांश रचना को पैपीला कहा जाता है। जीव पर 3 प्रकार की स्वाद कनिकाएँ पाई जाती है, वह 3 को कौन कौन है उसको देख लीजिए, फिलीफोर, फंगीफोर, सर्कमवायलेट, ठीक है। फिलीफोर की बात करें, इस पर स्वाद कनिकाएँ नहीं पाई जाती है। फंगीफोर की बात करें तो यह जो है नमकीन और मीठा और खट्टा का पता करता है, ठीक है। फंगीफोर में जो है नमकीन, मीठा और खट्टा स्वाद का पता करता है, और जो सर्कमवायलेट है ये तीखा स्वाद का पता करता है। ये होता है पीछे, ये पिछला भाग होता है, ठीक है। सर्कमवायलेट पिछला भाग होता है, जो फिलीफॉर्म है अगला भाग होता है, और जो फंगीफॉर्म है जीभ का किनारा वाला परत होता है, ठीक है, किनारा भाग होता है। अब आपको बता दें आहार नली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो गलेट नामक छिद्र के पीछे से, ठीक है। आहार नली कहाँ से प्रारंभ होती है, तो गलेट नामक छिद्र के पीछे से आहार नली प्रारंभ होती है। और आपको बता दें कि हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है, तो पैरोटीड लाल ग्रंथि है।
हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। याद रखेगा, हमें मुख गुहा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है? तो पैरोटिड ग्रंथि है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि लार ग्रंथि से प्रतिदिन लार निकलता है 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन लार निकलता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, जो अम्लीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। ठीक है, लार में पाया जाता है 99% पानी और 1% में टाइलिन और म्यूसिन एंजाइम होता है। मतलब बोल सकते हैं लार में पानी भी होता है, टाइलिन एंजाइम भी होता है और म्यूसिन एंजाइम भी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भोजन को चिपचिपा कौन एंजाइम बनाता है? म्यूसिन एंजाइम जो है भोजन को चिपचिपा बना देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ प्रारंभ करता है? टाइलिन एंजाइम। मतलब कि जैसे ही हम लोग मुँह में भोजन लेते हैं, टाइलिन एंजाइम जो है निकलने लगता है और भोजन को पचाने में सहायता करने लगता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ते हैं? अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो अमाशय के बारे में अगर बात करें, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं कि पेट भर गया खाना हम नहीं खाएंगे, उसको अमाशय बोलते हैं, स्टोमक इंग्लिश में बोलते हैं। तो अमाशय में जैसे ही भोजन जाता है वहाँ से पाचन चालू हो जाता है। 3 से 4 घंटे तक भोजन जो है अमाशय में रहता है। अब बता दें आपको, आहार नली की कुल लंबाई कितना है? 33 फीट, मतलब कि 10 मीटर है। 10 मीटर आहार नली की लंबाई है। और अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ 3 प्रकार का एंजाइम भी निकलता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जठर ग्रंथि से, और साथ में 3 प्रकार का एंजाइम भी निकलता है। वह कौन सा एंजाइम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना आप कि कौन सा 3 एंजाइम निकलता है अमाशय से। तो आप देखिएगा, अमाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। पहला है पेप्सिन एंजाइम। ये कहाँ से निकलता है? अमाशय के जठर ग्रंथि से निकलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा आपका रेनिन एंजाइम, तो दूध का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। और तीसरा आपका गैसीय लाइपेज, जो यह वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है आपका अमाशय से, जठर ग्रंथि से। और बता दें आपको, ये वसा का पाचन करता है। तो याद रखिएगा, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पास से पेप्सिन पास से प्रोटीन। रेनिन दूध का पाचन करता है और गैसीय लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो यह भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु विषाणु etc को मारता है और इसका पीएच मान जो होता है 1 से 1.5 होता है। याद रखिएगा, ठीक है। दूध के उजला रंग होने का कारण क्या है? केसिन एंजाइम। केसिन एंजाइम के कारण दूध का रंग उजला होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन एंजाइम के कारण दूध का रंग पीला होता है। कैरोटीन एंजाइम के कारण दूध का रंग पीला होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ जानने के लिए। अगला पॉइंट हमारा है कि अमाशय में कौन सी गति उत्पन्न होती है। तो जब से ही भोजन अमाशय में जाता है, पेट में जाता है, उसमें गति होने लगती है। उस गति का नाम है क्रमानुकुंचन गति। और 3 से 4 घंटे तक भोजन अमाशय में रहता है, हल्का पच जाता है, उसके बाद जो है वहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करता है ना। तो आगे आपका है कि अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचती है, तो किंतु छोटी आंत में पहुंचने से पहले ही यकृत एवं अग्नाशय से विभिन्न प्रकार का रस निकलकर भोजन को पचाने में मदद करता है। देखिए, भोजन जो है अमाशय में जाता है, अमाशय में 3 से 4 घंटे तक रहता है। क्रमानुकुंचन गति होता है, वहाँ पे कुछ पाचन होता है। उसके बाद जो है भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले रास्ता में जो है यकृत और अग्नाशय से निकलने वाले कुछ प्रकार का रस जो है एंजाइम जो है कुछ उसको हल्का पचाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी आंत के बारे में। अगर हम पढ़े छोटी आंत के बारे में तो आपको बता दें, छोटी आंत के बारे में, छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितने भाग होता है? 3 भाग होता है, जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का 3 भाग होता है, जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग का नाम होता है इलियम। सबसे बड़ा भाग का नाम क्या है? इलियम, ठीक है। और सबसे छोटा भाग का नाम क्या है? तो सबसे छोटा भाग आपको बता दें, सबसे बड़ा भाग आप याद रखिएगा इलियम, ठीक है। यही आपके पूछ सकता है एग्जाम में, सबसे बड़ा भाग क्या पूछ सकता है आपका? तो इलियम याद रखिएगा, ठीक है।
और आगे आपका है कि भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है। देखिए छोटी आंत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, VVI इसको कर लीजिएगा। इस पॉइंट को आप VVI कर लीजिएगा कि भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है। पाचन पूर्ण कहाँ होता है और अवशोषण मतलब कि जो ऊर्जा की हमको प्राप्ति होती है, ग्लूकोज के जो कण होते हैं, अवशोषण होता है कहाँ से, तो छोटी आंत से ही होता है। तो भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ से होता है, छोटी आंत से होता है, याद रखिएगा। जेजुना एवं इलियम में अग्निनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। जेजुनम और इलियम में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रसांकुर कहा जाता है। पाचन की प्रक्रिया पूरी कहाँ होती है, तो याद रखिएगा छोटी आंत में। मतलब कि छोटी आंत में भोजन जो है पूर्ण रूप से पच जाता है। छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो कि छोटी आंत से भी कई प्रकार के एंजाइम निकलता है, और कौन कौन से एंजाइम उसके बारे में हम बात करते हैं। छोटी आंत से कई प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहला एमाइलेज है, दूसरा लाइपेज है, तीसरा माल्टेज है। तो देखिए एमाइलेज जो है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज जो है वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है। माल्टेज जो है माल्टेज को 2 ग्लूकोज में तोड़ता है। आप ये याद रखिएगा, छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लाइपेज और माल्टोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, मैंने पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। भोजन जो है छोटी आंत में पूरा पच जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भोजन का अपचय भोजन से केवल जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, और ये अवशोषण जो होता है ग्लूकोज का अणु का कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, बता दें आपको सीकम जो है बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग है, इसी से अपेंडिक्स जुड़ा रहता है। अपेंडिक्स एक अपसेसी अंग है, शरीर में 100 से अधिक अपसेसी अंग है। अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में अपसेसी अंग है, इसको काट कर बाहर में निकाल दिया जाए अगर, तो शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपसेसी अंग उसे कहते हैं जिसका कोई काम नहीं है शरीर में। ठीक है, तो हमारे शरीर में 100 से अधिक अपसेसी अंग है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपका कोलोन। कोलोन की अगर बात करें तो इसमें अपचय हुए भोजन से जल का अवशोषण नहीं होता है। अपचय हुए भोजन से जल का अवशोषण नहीं होता है, कहाँ, तो कोलोन में। रेक्टम की बात करें, यहीं पर ठोस अपचय भोजन का जमा होता है, जिसे मल कहा जाता है। मल कहाँ जमा होता है, तो रेक्टम में जमा होता है, याद रखिएगा। मल कहाँ जमा होता है, तो रेक्टम में जमा होता है। और उसके बाद जो है हमें फीलिंग ऐसा लगता है, उसके बाद मल शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आगे हम बात पढ़ते हैं यकृत के बारे में। तो अगर हम यकृत के बारे में अगर बात करें, लीवर के बारे में बात करें, जिगर के बारे में बात करें, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। हम यकृत के बारे में आगे अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं अभी। तो अगर हम बात करें यकृत के बारे में, तो देखिए यकृत के बारे में अगर हम पढ़ें, तो यकृत के बारे में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। यकृत के बारे में आपको बताते हैं। देखिए विकसित अवस्था में यकृत का वजन 1.5 kg होता है। ठीक है, विकसित अवस्था में एक मनुष्य जो है विकसित अवस्था में हो जाता है, उसका यकृत 1.5 kg का होता है। पीत रस कहाँ से निकलता है, कुफर कोशिकाओं से निकलता है। पीत रस कहाँ से निकलता है, यकृत के कुफर कोशिकाओं से निकलता है। पीत रस का पीएच मान कितना होता है, 7.8 से 8.5 तक होता है। पीत रस यकृत से निकलकर कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। पीत रस यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। यकृत में संचित रहता है क्या, विटामिन ए एवं विटामिन डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो विटामिन ए और विटामिन डी संचित रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं यकृत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बातें। देखिए कि यकृत के मेजोडर्म कोशिका में निम्नलिखित प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत के मेजोडर्म कोशिका से 4 प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 4 प्रोटीन का निर्माण होता है, और एक आपका है ये आपका
रक्त के कण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यकृत के मेजोडर्म कोशिका से निम्नलिखित प्रोटीन का निर्माण होता है। पहला आपका है हिस्टामिन प्रोटीन। हिस्टामिन प्रोटीन जो है रक्त को जमाने में मदद करता है। रक्त को जमाने में मदद कौन करता है? हिस्टामिन प्रोटीन। रक्त का थक्का जमने नहीं देता है कौन? तो हिपेरिन प्रोटीन जो है रक्त का थक्का जमने ही नहीं देता है। लेकिन बता दें आपको कि रक्त का थक्का जमने की शुरुआत करता है कौन? तो प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमने की शुरुआत करता है। अगर बात करें हम रक्त का थक्का जमने की अंतिम स्थिति में कौन आता है? तो फाइब्रिनोजेन, मतलब कि रक्त का थक्का को पूरा जमा देता है एकदम अच्छी तरीक़ा से। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो है रक्त का थक्का पूरा जमा देता है। अगर बात करें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी जो है मेजोडर्म कोशिका से ही निकलती है, ठीक है, जो ये रक्त का सब अंग है। अगर हम बात करें यकृत का कार्य के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें यकृत का कार्य के बारे में तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न आते एग्जाम में कि यकृत के कार्यों को लिखिए। तो देखिए यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को, जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है कौन? यकृत। प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाता है कौन? तो यकृत। प्रोटीन का निर्माण करता है और रक्त में पहुंचाता है कौन? तो यकृत, ठीक है। शरीर में बनने वाले विषैला पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन? यकृत। शरीर में बनने वाले विषैला पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है यकृत। और एक है कि सभी विषाक्त पदार्थों को विषहीन कर देता है। जो विष वाले पदार्थ होता है उसको विषहीन कर देता है, मतलब उसमें विष खत्म कर देता है कौन? यकृत, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हमारे शरीर में शुद्धिकरण की ग्रंथि कौन है? यकृत। शरीर में शुद्धिकरण की ग्रंथि किसे कहा गया? यकृत को कहा गया, लीवर को कहा गया, ठीक है। मृत आरबीसी को हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कौन बदलता है? तो यकृत, ठीक है। याद रखिएगा कि जो मृत आरबीसी होता है उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में कौन बदलता है? यकृत। जो आरबीसी जो मरा हुआ होता है, जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको बिलिरुबिन में कौन बदलता है? यकृत जो है मृत आरबीसी के हीमोग्लोबिन को यकृत में बदलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। किसके बारे में? अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत था, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय का निर्माण किससे हुआ है? एसिनल कोशिकाओं से। अग्नाशय का निर्माण किससे हुआ है? एसिनल कोशिकाओं से। अग्नाशय से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन। बता दें आपको अग्नाशय के एसिनल कोशिकाओं से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, ठीक है। अग्नाशय के एसिनल कोशिकाओं से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ पे बता दें आपको इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अग्नाशय के एसिनल कोशिकाओं से 3 प्रकार का निकलता है एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। याद रखिएगा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। हमारे शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? 3 प्रकार का। अंतःस्रावी ग्रंथि, एक आपका क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। एक आपका क्या है? तो बता दें आपको, एक आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और एक आपका है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, अधिवी ग्रंथि, ETC, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है।
बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, अमाशय, यकृत, लाल ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी है बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जो अग्नाशय है ये आपका है मिश्रित ग्रंथि। याद रखिएगा, यकृत कैसा ग्रंथि है तो बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। छोटी आंत अग्नाशय अमाशय, तो छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय है बहिस्रावी ग्रंथि, और अग्नाशय एकमात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? हमें इस वीडियो में पहला चैप्टर का अच्छी तरीक़ा से डिस्कशन किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।